नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये RS-MSSB का जो कल एग्ज़ाम हुआ था जेई का डिप्लोमा लेवल पर, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और इसको अपने दो पार्टों के अंदर हमने हल करने वाले हैं। तो जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट है जो कल पेपर दे करके आए थे, वो अपना देखें और आंसर की को मिलान कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ जो आंसर की तैयार की जाएगी या जो भी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, उसके हिसाब से आप लोग उन्हें बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और ITA के साथ साथ डिप्लोमा के साथ साथ ITA के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लास काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपको भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत होगा उसमें क्या होना चाहिए। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत सेल होता है, बैटरी होता है, तो उनमें हमेशा क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट जीरो करके है उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जो स्रोत होगा वो भार को अधिकतम शक्ति प्रदान करेगा, तो उसकी दक्षता क्या होगी। तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का ये क्वेश्चन है, और यहाँ जो मैक्सिमम जो अगर पावर देगा तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 50% होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि इस पूरे सर्किट के अंदर जो बी और ई, यानी कि जो बी और ई जो ब्रांच है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि इस बी और ई ब्रांच के अंदर करंट जो होगा वो क्या प्रवाहित होगी। तो आप लोग देखिए कि यहाँ से जो करंट आ रही है वो 1 एम्पियर आ रही है, और यहाँ अगर दो समांतर में रेजिस्टेंस है वो दोनों 1-1 ओम के हैं, मतलब दोनों समान वैल्यू के हैं। तो करंट डिवीजन अगर रूल लगाओगे तो ये 1 एम्पियर की करंट होगी, इन दोनों रेजिस्टेंस में समान मात्रा में डिवाइडेशन होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5। तो जिस भी स्टूडेंट का 0.5 आंसर किया उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि विभवांतर क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, ये धाराओं के बीच का अंतर होगा या प्रतिरोध के बीच का अंतर होगा, तो उनके बीच की धारिता होगी, या एक परिपथ के अंदर जो दो बिंदु जो होते हैं उनके बीच का विभव का अंतर होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है विभव का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपको पावर जो है उसका फार्मूला पूछा है, सॉरी एनर्जी का फार्मूला पूछा है। तो पावर इंटू टाइम होगा या टाइम बटा पावर होगा। तो पढ़ा होगा ई बराबर जो होगा वो पी इंटू क्या रहेगा, अपना टी रहेगा। तो ये पावर और टाइम का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा जो होगी उसकी यूनिट क्या होगी। तो ये जूल प्रति सेकंड होगी, किलोवाट प्रति सेकंड होगी, या kWh होगा, या वाट इंटू सेकंड का स्क्वायर होगा। तो जो घरों में खपत विद्युत ऊर्जा होती है या अपने जो भी एनर्जी होगी उसको हमेशा kWh में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा, अपना kWh, यानी कि किलोवाट घंटा जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया कि किलोवाट घंटा जो होगा वो किसके बराबर होगा। देखो किलोवाट घंटा यानी कि किलोवाट घंटा जो होगा अगर इसको जूल में चेंज करना है, क्योंकि जूल जो होगा वो वाट इंटू सेकेंड होगा, तो किलो को वैसे ही छोड़ देंगे, वाट को वैसे ही छोड़ देंगे, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो आएगा अपना 3600। तो 3600 सेकंड होगा, तो वाट इंटू सेकंड तो जूल बनेगा और ये 36 होगा, और 36 इंटू 10 की पावर 5 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर इसको 3.6 में चेंज करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किरचॉफ के नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में जंक्शन पर क्या होगा, जंक्शन या संधि पर क्या होगा। तो आपको ये बताया गया है कि इस तरीके से कि ये जो जंक्शन जो होगी यहाँ जितनी भी जो करंट होगी उनका बीजगणितीय जोड़ क्या होगा, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अपना ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रांसफार्मर से कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, देखो इंड्यूस ईएमएफ दे रखा आपको, तो वो क्या होगा। तो यहाँ मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ये वोल्टेज होती है, यहाँ मैग्नेटाइजिंग करंट होगी,
यहाँ अपने पास वाटरलेस कंपोनेंट होगा, इन दोनों की वजह से जो करंट होगी वो प्राइमरी करंट शून्य लोड करंट ये होगी, और यहाँ अपना E1 और E2 होगा। तो ये दोनों की अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों क्या होंगे, इन फेज होंगे, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, इन फेज होगा, जबकि जो सप्लाई वोल्टेज होगी ये जो ईएमएफ होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है कि इंडक्शन मोटर होगा उसका पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो इंडक्शन मोटर आपको दे रखा है, तो इंडक्शन मोटर की अगर हमने बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, कम होगा, तो वेरी लो करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका अगर लैगिंग लीडिंग दिया होता तो राइट आंसर होता। देखते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट भी किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पूरे तरीके से ये नहीं दिया गया कि कम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 से तो वो क्या होगा, कम होगा, वो 1 से कम कितना होगा यहाँ इस चीज़ के बारे में अपने नहीं बता सकते। तो यहाँ अगर ऑप्शन माना जाएगा तो ए माना जाएगा, अन्यथा इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। अगला देखिए कि जो अपनी इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर जो रोटर खांचे जो होती है उसको तिरछा क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। एक तो ये होगा कि अपनी जो इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर एक तो अपने को पता है ये चुंबकीय शोर को कम करेगा, लॉकिंग को रोकेगा, इसके अलावा ये स्टार्टिंग टॉर्क होगा उसमें वृद्धि करने का काम करेगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है और उसकी जो स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड धारा का 5 गुना है और स्लिप जो होगी वो 4% है। ऐसे में उसका स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशो क्या होगा। तो इसका फार्मूला देखिए क्या बनेगा, स्टार्टिंग टॉर्क होगा, यहाँ फुल लोड टॉर्क होगा और यहाँ फुल लोड स्लिप आएगी, यहाँ आएगी स्टार्टिंग करंट कितनी होगी और यहाँ आएगी फुल लोड करंट कितनी होगी, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर। अब आपको देखो स्टार्टिंग करंट और जो रेटेड करंट है इसका रेशो दे रखा है 5, यानी कि यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। स्लिप देखो यहाँ कितनी दे रखी है, 4%, तो 4% का मतलब 4 बटा में क्या करेंगे, 100। ऊपर भी 100 बनेगा, नीचे भी 100 बनेगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अपना 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर है और रोटर का पावर आउटपुट पावर दे रखा है 15 किलोवाट और 4% की स्लिप है, तो कॉपर लॉस क्या होगा। तो कॉपर लॉस का जो फार्मूला जो होता है, रोटर कॉपर लॉस होगा वो स्लिप इंटू क्या होगा, रोटर का इनपुट होगा। इसका मतलब आपको इनपुट निकालना पड़ेगा। इनपुट निकालने का फार्मूला देखिए क्या बनेगा, रोटर जो आउटपुट होगा वो इनपुट इंटू क्या होगा, 1 माइनस स्लिप होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको इनपुट निकालना है तो आउटपुट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 किलोवाट, यानी कि 15,000 वाट होगा। इसको 1 माइनस स्लिप कीजिए, 1 माइनस स्लिप का मतलब 0.04 आएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 625 इंटू 25 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके देखिए तो ये 0.96 बनेगा नीचे, और ये करके देखें तो 625, इसको कैलकुलेट मत कीजिए। तो ये रोटर का इनपुट आ गया। अब स्लिप मैंने आपको कॉपर आने क्या बताई थी, स्लिप इंटू क्या बताया था, रोटर का इनपुट। तो स्लिप ये हो जाएगी, रोटर का इनपुट क्या था, 625 इंटू कितना आएगा, 25। ये 25 चौका 100 बनेगा, नीचे 100 पड़ा है तो बचेगा ओनली क्या, 625। तो कैलकुलेशन करके अगर जिसने 625 निकाला है उसका ये क्वेश्चन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ट्रांसफार्मर है उसका फुल लोड है और कॉपर लॉस आपको दे रखा है 6400, लो हानियाँ दे रखी है 5000, ठीक है। आधे लोड पर तांबर हानि और लो हानि का मान क्या होगा। तो आधे लोड पर देखो कॉपर हानियाँ लो हानियाँ तो वही रहेगी, 5000 वाट रहेगी, और जो कॉपर लॉस होगा वो 1/4 हो जाएगा, मतलब 1600। तो इस क्वेश्चन का बी क्या होगा, राइट आंसर। आप लोगों को इसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की क्लास चाहिए या न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग बी चैम्प एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ बी चैम्प एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारे द्वारा जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं तो उसको आप लोग देखिए और जो अच्छा लगे तो उसको परचेज जरूर कीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर कीजिए। मटीरियल आपको एक नंबर मिलेगा, और जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमारी टेस्ट सीरीज़ में ऐसे प्रोवाइड जरूर करवाए गए हैं। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट जो नोट्स आएंगे उसके अंदर ही आपको ये सारा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक 6 पोल लैप वाइंडिंग है और डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो 0.05 है। तरंग कुंडली में अगर बांधा जाए, यानी कि पहले वाइंडिंग जो थी वो लैप थी, अब उसने क्या कर दिया, वेव कर दिया। तो इसको करने का एक तो लंबा मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है।
अपने छोटे मेथड से करेंगे तो इसका जो 6 पोल इसके अंदर होंगे, इसमें 6 समांतर पथ बनेंगे, जबकि वेव के अंदर कितने बनेंगे? 2। तो रेशियो कितना आएगा? 3। तो यहाँ अगर अपने को देखें तो ये मैंने आपको श्रेणी समांतर में भी बताया था। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो क्या होगा, ये 3 आएगा तो 3 गुणा नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 × 0.5 करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको डीसी जनरेटर की क्लास देखनी पड़ेगी, यूट्यूब पर जाकर देखिए, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करवाए हैं कि अगर आपको वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालनी है, ठीक है, लैब से वेव में जाना है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो सर्च कीजिए डीसी जनरेटर बीचेप, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0.45। अगला देखिए कि जो बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं उसमें फील्ड वाइंडिंग कहाँ रखी जाती है? रोटर पर होगी, स्टेटर पर होगी, कहाँ होगी? तो बड़े अल्टरनेटर में हमेशा फील्ड होगी, उसको रखा जाता है रोटर पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 50 हर्ट्ज है और सिंक्रोनस मशीन है, उसकी मैक्सिमम गति कितनी होगी? तो 50 हर्ट्ज है तो आपको पता होना चाहिए जो सिंक्रोनस गति जो होगी वो 120 × 50 आएगा। अगर गति मिनिमम रखनी है तो पोलों की संख्या न्यूनतम रखनी पड़ेगी, और पोल की न्यूनतम संख्या 2 की कैलकुलेशन करके देखेंगे, 6 × 5 = 30 यानी कि 3000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3000 अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिसाजू आकृति से संबंधित है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्वेंसी और जो वर्टिकल फ्रिक्वेंसी, इसका रेशो चाहिए। तो यहाँ आपने अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो उसको वर्टिकल तरीके से काटेंगे, तो वर्टिकल तरीके से काटोगे तो ये 2 पॉइंटों पर कट रही है, यहाँ कटेगी और एक यहाँ पर, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल तरीके से निकालोगे तो इसको इस तरीके से काटना पड़ेगा, तो 1 नंबर पर यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा और एक यहाँ कटेगा, 3 बार कटेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा? 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है कि एक 0 से 100 वोल्ट है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 20,000 है, 20,000 ओम प्रति वोल्ट है, यानी कि ये सुग्राहिता आपको दे दी। इस मीटर को रेंज की जो चेंज करना है वो 1000 वोल्ट तक चेंज करना है। तो श्रेणी में रजिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो कितने ओम का जोड़ेंगे? तो इसका जो फार्मूला होगा वो Rmn-1 करेंगे। n की वैल्यू देखो क्या करेंगे? 1000/100 करेंगे, तो 2 0 से 2 0 10 आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9। अब इस रजिस्टेंस, इस वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध देखिए, 2000 ओम प्रति वोल्ट है और आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वोल्ट पर इसका प्रतिरोध 20,000 है, तो 100 वोल्ट पर कितना होगा? तो ये 100 वोल्ट पर करेंगे तो 1 0 और 2 0 और ऐड हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 लाख बनेगा, 2 लाख क्या 20 लाख बनेगा, यानी कि 20 यहाँ बनेगा 2 मेगा ओम बन जाएगा ये। तो 2 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 मेगा ओम। यानी कि पहले इसका रजिस्टेंस था वो 2 मेगा ओम था, 9 गुना इसकी रेंज अगर बढ़ा रहे हो तो 9 गुना इसका रजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? 18 मेगा ओम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 18 मेगा ओम होगा। अगला देखिए, अगला है कि मल्टीमीटर जो होगा वो किसको मापन नहीं कर सकता, यानी कि किस चीज़ का मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन ही देख लीजिए, इंडक्टेंस का नहीं करेगा, कैपेसिटेंस का नहीं करेगा, चार्ज का नहीं करेगा, पावर एनर्जी इन सब का नहीं करता। बाकी ये तीनों चीज़ों का क्या है कि करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि जो कौन सी डिस्ट धारा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? हाई होगा। तो आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क जिसका हाई होगा वो अपना सीरीज मोटर होगा, सीरीज से कम किसका होगा? कंपाउंड का होगा, कंपाउंड से कम शंट का होगा, और सबसे खराब जो होता है वो डिफरेंशियल का होगा। तो अगर सीरीज वाइज पूछा जाता तो भी आंसर सही होता, और आप इस तरीके से पूछ रहे तो भी आपका सही होगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि डीसी मोटर को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए। मतलब आप लोग स्टार्टर का यूज़ करते हो तो रोज़ यूज़ क्यों करते हैं? हमने सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा इसलिए यूज़ करेंगे, या आर्मेचर का कम होगा तब करेंगे, मोटर की स्पीड ज़्यादा होगी तब करेंगे, या शंट फील्ड का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तब। तो आपको पता है कि शुरुआत में बैक ईएमएफ नहीं होता, इसके अलावा आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका प्रतिरोध भी कम है। तो जलने से बचाने के लिए आप लोग सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ोगे, जो कि स्टार्टर के माध्यम से जोड़ोगे। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला अपने पास डीसी जनरेटर है और उसमें जो ईएमएफ बनेगा इसकी ध्रुवता को चेंज करना है, तो आप लोग किस चीज़ को चेंज करेंगे? तो ये भी आपको मैंने बताया था कि 2 तरीके से अपने इसकी चेंज कर सकते हैं। तो एक तो अपने जो होगा वो क्या रहेगा, एक तो अपने इसकी क्या करेंगे? चक्कर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो चेंज करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग काम क्या कर सकते हो? जो रोटेशन होगा उसके द्वारा चेंज कर सकते हो।
तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। केवल रोटेशन से करेंगे या दोनों चीज़ें साथ चेंज करेंगे, दोनों में से कोई एक। तो आप लोग दोनों में से कोई एक चीज़ कीजिए, या तो उसके घुमाव दिशा चेंज कर दीजिए या फील्ड का फ्लक्स चेंज कर दीजिए, तो वो ईएमएफ जो होगा जहाँ प्लस बनेगा वहाँ माइनस बनेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। एक ट्रांसफार्मर है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन बताना है। तो आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो होगा उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब कॉपर लॉस होगा वो आयरन लॉस के बराबर होगा। और अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि अधिकतम दक्षता का निर्धारण किस आधार पर करेंगे, तो आंसर होता है लो हानियाँ। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कि सिलिका जेली को कहाँ रखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कंजर्वेटर टैंक में नहीं रखते हैं, टैंक के अंदर भी नहीं रखते, वहाँ तो ऑयल होगा, और बकोज रिले में भी नहीं होता, यहाँ ब्रीदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो भी पावर उपकरण जो होती है उसकी अर्थिंग कितनी होनी चाहिए। और ये मैं अगर बताऊं तो रूल नंबर 61 के अंदर ये बात लिखी गई है। तो उन सब की हमेशा क्या होना चाहिए, डबल अर्थिंग होना चाहिए। तो डबल अर्थिंग होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है कि उपकरण है उसको कंट्रोल करना है, तो स्विच को हमेशा कैसे जोड़ोगे, फेज तार में जोड़ोगे, न्यूट्रल में जोड़ोगे, और या भू संपर्कन तार में जोड़ोगे, या न्यूट्रल और भू संपर्कन दोनों में जोड़ सकते हैं। तो अपने को हमेशा पता है कि प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से फ्यूज हो गया या अपना स्विच हो गया, ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, फेज तार में होना चाहिए। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगले में आपको दे रखा है कि जो CFL होगा उसका पूरा नाम बताना है। तो कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैंप होगा, कोटेड फ्लोरोसेंट लैंप होगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होगा, या कोटेड फिलामेंट लैंप होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल सही आंसर होगा, वो रहेगा सी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो CFL का जो पूरा नाम होगा वो क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि जो हेलोजन लैंप होगा उसमें फिलामेंट होगा वो किसका बना होगा, नाइक्रोम का होगा, मैग्नीन का होगा, यूरेका का होगा, या टंगस्टन। तो नाइक्रोन हो गया, या अपना जो होगा ये तो हीटिंग एलिमेंट में होगा। मैग्नीन और यूरेका के प्रतिरोध बनाए जाते हैं। तो टंगस्टन इस क्वेश्चन का राइट अपना आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो A और B है, मतलब ये जो ब्रांच है, इसमें जो 2 ओम का प्रतिरोध है वो कितनी पावर लॉस करेगा। तो आपको यहाँ से इसमें से धारा देखनी पड़ेगी कितनी जा रही है। तो इसके लिए आप लोग किरचॉफ का जो करंट नियम है वहाँ से इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पहले अपने वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो इसको V-6/2, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है, और फिर V/2 इसकी धारा बनेगी। फिर इसकी देखेंगे तो प्लस V-12/2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ तीनों का एलसीएम अगर देखेंगे तो 2 आएगा, तो ये कट जाएगा, और बराबर में 0 है तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 आएगा। V यानी कि 3V होगा, और 6 और 12 यानी कितना होगा, -18। तो V बराबर अगर करेंगे तो ये 6 वोल्ट आएगा। इसका मतलब यहाँ जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू 6 होगी, और ये प्लस वोल्टेज हमेशा बड़ी मानी गई है। तो ये भी प्लस का 6 और ये भी प्लस का है। तो इस रेजिस्टेंस पर जो विभव का अंतर है वो 0 है। जब विभव का अंतर 0 होगा, धारा जाएगी नहीं, तो इसका पावर लॉस होगा वो कितना आएगा, 0 वाट। अगला देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा यानी कि ईएमएफ की डायरेक्शन किस नियम से ज्ञात करेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होगा, लेंज का नियम होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होगा, या फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल होगा। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। अगला आपको बताना है कपलिंग फैक्टर, आपको बताना है कोयल जो होगा उसका कपलिंग फैक्टर क्या होगा। तो इसका फार्मूला देखिए क्या बनेगा, m बराबर जो होगा वो K√L1/L2, ठीक है, रूट में। तो K की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू इस m के डिवाइडेशन में चली जाएगी, मतलब आपका B आंसर जो होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयरन टर्न की सोलेनॉइड है और उसका सेल्फ इंडक्शन आपको बताना है। तो इसका अगर मैं फार्मूला देखूं तो L बराबर जो होगा वो क्या रहेगा, n² म्यू A/में क्या आएगा L।
तो यहाँ एल जो होगा वो किसके समानुपात में चलेगा, एन के स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होगी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा, उसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए और दूसरा देखिए। पहला वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर और दूसरा टेस्ला है, क्योंकि ध्यान रखना बी जो होगा वो फाई अपॉन में क्या होगा, ए होगा, और इसका मात्रक क्या होगा, वेबर, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। तो ये वेबर मीटर स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, टेस्ला। तो दोनों इसके सही होंगे। तो अगर ऑप्शन आई आंसर किया है तो आप लोग देखिए आपका बी आंसर माना जाए गया है या ए। अगर दोनों माना गया तो आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से अगर एक माना गया तो ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। अगला आपको बताना है कि जो परमियंस होगा वो किसके समान होगा। तो ईएमएफ के समान होगा, या कंडक्टिविटी के समान होगा, कंडक्टेंस के समान होगा, या रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए परमियंस है तो ईएमएफ एमएमएफ के समान होगा, कंडक्टिविटी परमिबिलिटी के समान होगी, कंडक्टेंस परमियंस के समान होगा, और रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के समान होगा। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि अगर अपने पास ट्रांसफार्मर है और उसकी कोर का अगर अपने को निर्माण करना है तो सबसे बढ़िया सामग्री बताना है कौन सी होगी। तो सामग्री ऐसी का चयन किया जाता है जिसके लिए हिस्टैरिसीस हानियाँ कम हो। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सिलिकॉन स्टील इस क्वेश्चन का अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक 10 हेनरी की चौक है और 50 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करती है, तो कुंडली के बदलाव की दर क्या होगी। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है एल की दे रखी है और ये आपको वोल्टेज दे रखी है और डी आई बटा डी टी का मान पूछा है। तो ई बराबर एल डी आई बटा डी टी करेंगे। तो इतनी इतनी की वैल्यू चाहिए, तो इस एल को इसको डिवाइडेशन में कर देंगे। तो 50 को अगर मैं 10 से डिवाइडेशन करूँगा तो मेरा जो मान आएगा वो आएगा 5। तो यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, प्रेरकत्व 1 हेनरी है, 50 वोल्ट की डीसी सप्लाई जुड़ा है, तो 0.1 सेकंड के बाद धारा का मान क्या होगा। तो इसके लिए अगर धारा का मान निकालना है तो आई बराबर आई 1 माइनस ए की पावर माइनस टी अपॉन में लेमड़ा। लेमड़ा जो टाइम कांस्टेंट होगा वो एल बटा में आर होगा। एल की वैल्यू अगर देखोगे तो एक आर की वैल्यू 10 है, तो 1/10 यानी कि 0.1 इसका आएगा। अब इसको करेंगे, देखो आई आपने को पता है आई वी बटा आर करेंगे, क्योंकि कुंडली है तो एक्सल 0 होगा। तो 10/50 यानी कि 5 एम्पियर करंट आ जाएगी। 1 माइनस ए की पावर, यहाँ माइनस में क्या था, टी था, टी की वैल्यू 0.1 थी, और नीचे लेमड़ा की वैल्यू भी 0.1 निकाल लिया। तो 0.1 और 0.1 को अगर मैं हल करूँगा तो e की पावर -1 बनेगा, और इस वैल्यू को अगर मैं हल करूँ तो इतनी इतनी वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो 0.632 आएगा, और बाहर 5 पड़ा है, गुणा कर दीजिए तो 6 और ये आएगा 316, यानी कि 3.16। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 3.16 अपना करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि सिंक्रोनस मशीन है और उसकी एक्साइटेशन में वृद्धि की जाती है तब। तो एक्साइटेशन में अगर आप लोग वृद्धि करोगे तो क्या होगा। तो एक्साइटेशन में देखो इसका वी वक्र समझते हैं। तो ये फील्ड करंट होगी और ये आर्मेचर करंट होगी। एक्साइटेशन कम है या एक्साइटेशन ज़्यादा, दोनों टाइम आर्मेचर करंट हमेशा क्या होगी, ज़्यादा। तो एक्साइटेशन बढ़ा रही हो तो फील्ड करंट तो बढ़ रही है और साथ साथ आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग बीच ऐप एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से इस क्लास को अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा डेली टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा आपकी न्यूमेरिक क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है, इसके अलावा जो कोर्स है उसको आप लोग देखिए, अच्छे लगे तो उसको परचेज़ भी कीजिए और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। अगला देखिए कि सिंक्रोनस मोटर है अपने पास, तो अवर एक्साइटेशन में उसका पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखो ये लैगिंग होगा, जो अंडर एक्साइटेशन होगा, और ये दो ऑप्शन तो बाहर ही कर दीजिए। और अगर अपने बात करें अवर एक्साइटेड है तो वो अग्रगामी पावर फैक्टर पर काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मशीन है, उसकी स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगी। तो स्पीड अपने को पता होगा NS बराबर क्या होगा, 120 F बटा में P होगा, मतलब पोल और आवर्ती दोनों आएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल बताना है, यानी कि ऐसा सोर्स बताना है जिसको आप लोग बार बार यूज़ कर सकते हो। तो हवा होगी, सोलर एनर्जी होगी, इन सबको यूज़ करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो थर्मल प्लांट होगा उसमें इकोनोमाइज़र का यूज किसे गर्म करने के लिए किया जाता है। काफ़ी बार आपको बताया गया है कि इकोनोमाइज़र सुपर हीटर से लगा होता है और ये फीड वाटर पंप को क्या करेगा, गर्म करेगा। और किसकी सहायता से करेगा, तो फ्लू गैसों की सहायता से करेगा जो सुपर हीटर से आती है। अगला देखिए कि पावर प्लांट होगा उसमें टरबाइन जो होगा उसकी गति को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नर के द्वारा करेंगे, पावर हाउस के द्वारा करेंगे, एयर प्रेशर या वाल्व हाउस। तो इसमें जो टरबाइन जो होगी उसकी गति का कंट्रोल करने का जो काम करेगा वो क्या करेगा, गवर्नर करेगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगले में आपको बताना है कि वह चालक जो भोक्ता टर्मिनल को वितरण लाइन से जोड़ता है, यानी कि आपके घर के बाहर खंभे होंगे जो वितरण लाइन होगी और उसके बाहर आप लोग एक तार आएगी जो मीटर में आएगी और मीटर से एक तार और आएगी जो आपका मेन स्विच बोर्ड होगा वहाँ आएगी। तो वो जो तार होगी वो सर्विसमैन होती है और ये नॉर्मली जो सिंगल फेज उपभोक्ता होंगे वहाँ ये 2 वायर या 2 कोर वायर होगी। तो इस क्वेश्चन का सर्विसमैन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी सिंपल है कि ट्रांसमिशन लाइनेज होती है उसमें इंसुलेटर जो होंगे वो किसके बनाए होते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन लाइनेज होगी तो कांच के होंगे, अब्रक के होंगे, पीवीसी के होंगे या चीनी मिट्टी के। तो काफ़ी सिंपल है और आपको पता है पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी के यूज़ किए जाते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि जो एक सर्किट होगा उसमें आइसोलेटर होगा वो कब काम करेगा, जब लाइन पूरे तरीके से लोड पर होगी या सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं कर रखा आपने, या जब लाइन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी या लाइन ऊर्जित होगी। तो इस क्वेश्चन का अगर हमने देखें तो हमेशा इसको ऑफ लोड पर ऑपरेट करेंगे, मतलब इसमें लाइन में कोई भी करंट नहीं होना चाहिए तब इसका यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, आप लोग आंसर इसके क्वेश्चन को देख कर ही बता सकते हो। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वायु सर्किट ब्रेकर होगा उसमें आर्क को ख़त्म करना है तो कौन सा मीडियम होगा। और आपको पता है कि जो जैसा अपने पास जो मटेरियल होगा, जैसा सर्किट ब्रेकर होगा उसका जो आर्क संबंध होगा वो वैसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ हवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑयल में ऑयल का यूज़ करेंगे और SF6 जो होगा उसमें SF6 गैस का यूज़ करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल सिंपल है और आपसे ये पूछा गया है कि जो रेजोनेंस सर्किट होगा, RLC सर्किट होगा, उसमें रेजोनेंस के टाइम पावर आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा। तो रेजोनेंस के टाइम R और Z की जो वैल्यू होगी, Z बराबर क्या होगा, R होगा, और पावर फैक्टर आपको पता है R/Z होगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो पावर फैक्टर आपका क्या आएगा, यूनिट आएगा, यूनिट ही आएगा मतलब इकाई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसमें आपको बताना क्या कंडीशन होगी। तो इसका फेजर डायग्राम आप लोग बना दीजिए कि ये मान लें अपने पास करंट है और ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज देखिए हमेशा क्या चलेगी, आगे चलेगी और जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो वोल्टता धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहेगी। तो इस क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा संबंध होगा जो शक्ति गुणक के लिए सत्य नहीं है, यानी कि पावर फैक्टर का कौन सा फार्मूला नहीं होगा। तो ये किलोवाट होगा और केवीए होगा, और किलोवाट अपने को पता है ये वास्तविक पावर होगी और ये अपनी आभासी होगी। इसका मतलब ए और सी तो है, इसके अलावा R/Z भी आपने पढ़ा होगा तो ये भी होगा, लेकिन धारा और वोल्टेज का रेशो ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, अपना सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखे कि पावर फैक्टर जो होगा उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। शेडेड पोल मोटर के द्वारा करेंगे, रिपल्सन या सिंक्रोनस मोटर, या इंडक्टेंस के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा। तो पावर फैक्टर या तो कैपेसिटर के द्वारा बढ़ाया जाता है, या सिंक्रोनस मोटर के द्वारा, या फेज एडवांसर द्वारा। तो 3 डिवाइस है अपने पास, तो यहाँ इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन होगा उसमें फेज धारा और लाइन धारा के बीच में संबंध क्या होगा। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो लाइन करंट होगी वो बराबर होगी, बड़ी होगी। तो पहला ऑप्शन तो गया, ठीक है। इसके अलावा अपना दूसरा देखिए, और दूसरा अगर अपने को देखें तो डेल्टा जो कनेक्शन होगा उसके अंदर यहाँ जो लाइन करंट होगी, यहाँ जो फेज़ करंट होगी, तो लाइन करंट होगी वो फेज़ करंट का हमेशा क्या होगा, √3 गुना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखिए तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। डायग्राम देखिए, इसको देखिए, इस तरंग की फ्रिक्वेंसी क्या है। इसके 4 ऑप्शन है, 25 हर्ट्ज, 50, 75 और 100।
तो यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइकिल दिया गया है ये आधा है, क्योंकि ये चौथाई चक्कर है, ये चौथाई, दोनों आधा बनेगा। तो पूरा साइकिल करने के लिए इसका कितना होगा, 0.04। तो अगर अपनी फ्रिक्वेंसी देखें तो 1 बटा में आवर्तकाल होगा, तो 1 बटा में 0.04 करेंगे। अगर इसकी पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 100 आएगा और नीचे मेरे पास 4 बचेगा। तो 100 का अगर मैं 4 से डिवाइडेशन करूँ तो मेरे पास आएगा 25, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा, 25 हर्ट्ज आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 ओम का प्रतिरोध है जो कि स्टार में है और 400 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई से जोड़ा गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति रेटिंग क्या होगा। पावर लॉस आपको बताना है, तो P बराबर अपने को पता है V² P बटा में क्या होगा, R होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ फेज़ वोल्टेज निकालनी है और फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज का √3 गुना होगा, 1 बटा में √3 होगा, और 400 का स्क्वायर करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ये 3 √3 का भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर जो आएगा वो 400 × 400 करेंगे तो 1600 ये आ जाएगी अपने पास, नीचे 3 × कितना आएगा 10। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखिए तो 5333.33 आएगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि जो आर्क वेल्डिंग होगी उसमें किस प्रकार की आर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्क वेल्डिंग आपको डिफरेंशियल जनरेटर का यूज़ करते हैं, और डिफरेंशियल जनरेटर में लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटती है, करंट बढ़ेगी। तो मतलब हमेशा वेल्डिंग के अंदर हमेशा धारा ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज क्या चाहिए, कम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा अपना वो क्या रहेगा, बी रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपको दे रखा है कि ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा से बचने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में देखिए। तो आपके जो ऑप्शन है वो देखो क्या है, प्लगिंग है, रीजनरेटिव है, डायनामिक और प्लगिंग और डायनामिक है। तो देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम क्या करती है कि ये पावर को वापस देने का काम करेगी, तो ऊर्जा जो बचाने का जो काम होगा वो रीजनरेटिव यानी कि पुनर्योजी के अंदर होगी। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का बी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि प्रेरण मोटर है, उसके संचालन के लिए इन्वर्टर में जो वोल्टता और फ्रिक्वेंसी नियंत्रण करने के क्या परिणाम होंगे। मतलब V/F होगा, उसका आप लोग यूज़ करोगे तो क्या होगा, उसकी चुंबकीय हानि कम होगी, गति उल्ट जाती है, या समान टॉर्क होगा, और या हार्मोनिक उन्मूलन होगा। तो ध्यान रखना टॉर्क होगा वो फाई आई cos फाई पर डिपेंड करेगा, और फाई अपने को पता है B बराबर जो होगा वो φ/A होगा, और B अगर मैं बात करूँ तो ये V/F होगा। ये V/ मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ आपको दे रखा है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशो। इसका मतलब अगर वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशो सेम चलेगा तो इसका मतलब ये फ्लक्स घनत्व भी सेम होगा, इसका मतलब ये फ्लक्स भी सेम होगा, इसका मतलब आपका टॉर्क भी सेम होगा। तो यहाँ से इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन मिलेगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ये सिंपल है कि डायोड को अगर आप लोग रिवर्स बाइसिंग में जोड़ोगे तो कैसा काम करेगा। ये मान लीजिए अपने पास डायोड है और इसको मैंने माइनस से जोड़ दिया, इसको प्लस। तो आपको पता है कि यहाँ के जो होल होंगे वो इधर की ओर आएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर की ओर जाएंगे। धारा का ये चालन नहीं करेगा, मतलब किसकी तरह काम करेगा, ओपन स्विच। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अर्धचालक जो होगा उसमें डोपिंग जो होगा उसकी किसकी मात्रा को बढ़ाई जाती है। यानी कि अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर होगा, उसमें आप लोग डोपिंग करोगे तो वो किस चीज़ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, रजिस्टेंस या प्रेरकता, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस या रजिस्टेंस। तो जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, उनकी चालकता कम होती है, तो उसकी चालकता को या कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा उसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होंगे वो कौन सी चीज़ होगी। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है एनपीएन, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले पार्ट में, यहाँ होल्स होंगे और यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इमीटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर। तो इमीटर और कलेक्टर के अंदर जो चीज़ है वो आवेशवाहक कौन से, इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या रहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला है कि जब पीएन जंक्शन डायोड होगा उसको रिवर्स बाइसिंग में जोड़ोगे तो डिप्लेशन लेयर की जो परत होगी वो क्या होगी। तो ये मान लीजिए अपने पास डायोड है और यहाँ होल्स होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसको मैं रिवर्स जोड़ूंगा यानी कि यहाँ माइनस दूंगा और यहाँ प्लस,
तो होल्स तो इधर की ओर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे, तो ये बीच वाला जो पार्ट होगा ये बढ़ेगा, तो मतलब जो डिप्लेशन लेयर होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। इसके ऑप्शन देख लीजिए, 120, 160, 164, 165। और क्वेश्चन में जो पूछा गया बीटा का मान पूछा गया। देखो बीटा क्या होगा, कॉमन इमीटर में लिया जाता है, कलेक्टर करंट और बेस करंट का रेशो होगा। तो यहाँ से अपने बेस करंट निकालेंगे और यहाँ से कलेक्टर करंट निकालेंगे। तो बेस करंट देखिए 1/100 किलो है, और 100 किलो होगा तो ऊपर जाएगा तो मिली में चेंज हो जाएगा, 1/100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.1। तो बेस करंट की जो वैल्यू आएगी वो 0.01 मिली एम्पियर आएगी, इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग देखिए यहाँ जो वोल्टेज है वो 10 है, ईमीटर का ड्रॉप कितना हो गया, 1.7 हो गया, तो बची हुई वोल्टेज कितनी, 8.3। तो यहाँ से आप लोग ईमीटर करंट निकालेंगे क्योंकि ईमीटर का पार्ट है, तो इसको 8.3 वोल्टेज है, 5 किलो में रजिस्टेंस है, डिवाइडेशन जब करेंगे तो ये आपका जो आ जाएगा ईमीटर करंट की जो वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, यानी कि 116 पॉइंट, ठीक है, 16 पॉइंट कितना आ जाएगा अपना, 6 आ जाएगा, 16.6 सॉरी 1.66 आ जाएगा। तो जो ईमीटर करंट की जो वैल्यू होगी वो 1.66 मिली एम्पियर होगी, बेस करंट की वैल्यू है वो 0.01। आपको क्या चाहिए, आपको कलेक्टर चाहिए, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो 1.65 आ जाएगा कलेक्टर करंट। अब कलेक्टर करंट की जो वैल्यू है वो 1.65 और जो बेस करंट की वैल्यू है वो 0.01 है। यहाँ पॉइंट के बाद में 2 और यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 है, तो 165 से को 1 से डिवाइडेशन करेंगे तो आएगा आंसर 165। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर 165 किया उनका बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में बंडल कनेक्टर का दिया है कि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइनेज होती है उसमें किस चीज़ को कम करने के लिए बंडल कंडक्टरों का यूज़ किया जाता है। कोरोना हानि होगी या वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई स्क्वायर हानियाँ होगी या सर्ज हानियाँ होगी। तो बंडल कंडक्टर 2 काम करेंगे, एक तो इंडक्टेंस कम करेगा, दूसरा कोरोना हानि। तो इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जनरेटर है अपने पास, उसमें 30 मेगावाट की अधिकतम मांग है, 60% का लोड फैक्टर है और 50% का प्लांट फैक्टर है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है। तो आपको रिजर्व कैपेसिटी आपको बताना है। तो इसका फार्मूला देखो क्या बनेगा, इसका आएगा मैक्सिमम कैपेसिटी लोड फैक्टर माइनस प्लांट फैक्टर बटा में प्लांट। ऊपर ये आएगा 10, नीचे आएगा 50, ऊपर 10 नीचे 50 होगा, इंटू करेंगे 30 मेगावाट जो मैक्सिमम है, तो 10 बटा में इसको कर देंगे 50, काटावाटी करेंगे तो आएगा 6 मेगावाट। तो जिस भी स्टूडेंट का इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 6 मेगावाट जिसने भी किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये पावर सिस्टम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक थर्मल पावर स्टेशन है, दैनिक ऊर्जा जो है, दैनिक ऊर्जा जो होगी वो अपने को 0.6 पावर फैक्टर पर, लोड फैक्टर पर दे रखा है 720 मेगावाट आवर, यानी कि MGH दे रखा है। और मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, तो देखो लोड फैक्टर का अगर मैं फार्मूला देखूं तो मैक्सिमम बटा में क्या होगा, सॉरी एवरेज बटा में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अपने को काम क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम को इधर ले जाइए, लोड फैक्टर को नीचे ले आइए, तो लोड फैक्टर की जो वैल्यू आएगी 0.6 आएगी। अब आपको एवरेज लोड निकालना है, और वैसे भी ध्यान रखना ये मेगावाट घंटा में है, और ऑप्शन में अपने को मेगावाट दिया तो घंटे को डिवाइडेशन करना पड़ेगा। और आपको दे रखा है दैनिक, तो दैनिक दिन में कितने घंटे होंगे, 24। तो 24 को इससे मैं अगर डिवाइडेशन करूँगा तो जो दैनिक खपत होगा एवरेज अगर देखेंगे तो 30 आएगा, और 30 को 0.6 से डिवाइडेशन कीजिए तो आपका आंसर आएगा 50 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अपने करेंगे, पैरामीटर दे रखे हैं ABCD और मैट्रिक्स एल होगा। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ, हालांकि आंसर जो इसका होगा वो ए होगा। ये सेंडिंग वोल्टेज है और ये अपनी सेंडिंग करंट होगी, बराबर चलेगा ABCD, ठीक है। और यहाँ आएगा रिसीविंग करंट और यहाँ आएगा रिसीविंग करंट, वोल्टेज और रिसीविंग करंट। इसकी जब मैट्रिक्स आप लोग हल करोगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 1 नंबर जो आंसर होगा, ए ऑप्शन जो होगा 500 kVA और 500 kV, और जो एंगल जो दे रखा -1 डिग्री दे रखा वो आपको मिलेगा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में दे रखा है 3 यूनिट इंसुलेटर हैं और श्रृंखला में जुड़े हैं। सबसे नीचे वाली यूनिट पर जो वोल्टेज दे रखी है वो 17.5 किलोवोल्ट है, और जो एफिशिएंसी दे रखी है वो 84.28 है।
तो इसका फार्मूला ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो होगा इसका आएगी स्ट्रिंग की पूरी वोल्टेज कितनी है बटा में n इंटू आएगी निचली डिस्क पर वोल्टेज कितनी है। तो आपको स्ट्रिंग वोल्टेज निकालनी है, तो आपने को पता है कि जो एफिशिएंसी है और जो डिस्कों की संख्या है और ये डिस्क है वोल्टेज कितनी है डिस्क पर, तो इन सब का मल्टीप्लाई होगा। तो करना कुछ नहीं था, 17.5, 3 और 84 इनको मल्टीप्लाई कीजिए और आपको जो आंसर मिलेगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा वो आपको मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला देखिए, फ्यूज वायर आपसे पूछा गया कहाँ जोड़े होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूट्रल में तो होगा नहीं, भू संपर्क में भी नहीं जोड़ा जाता, कहीं भी नहीं जोड़ सकते और हमेशा उसके साथ जोड़ेंगे जिसको प्रोटेक्ट करना या फेज के श्रेणी में। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भू संपर्कन का मूल उद्देश्य क्या होगा, या आप लोग अर्थिंग जो करोगे उसका मूल पर्पज क्या होगा। परिपथ में धारा को बहने देता है, ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाएगा, परिपथ में धारा को बहने से रोकेगा या दो से बचाएगा। तो आप लोग किसी भी चीज़ की अर्थिंग करोगे तो हमेशा खुद की प्रोटेक्शन के लिए करोगे, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कि जो क्लीट वायरिंग होगी वो कहाँ यूज़ की जाती है। क्लीट वायरिंग का यूज आपसे पूछा गया। देखो क्लीट जो होगा वो दीवार की ऊपरी सतह पर की जाती है और इसका हमेशा टेम्परेरी चीज़ों में करेंगे, तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 फेज ऐसी थ्योरी से कि अगर आप लोग 2 वाट मीटर विधि से 3 फेज का पावर का मेजरमेंट करोगे तो 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ से अपने को एंगल पता है कि एंगल जो होगा वो tan इनवर्स √3, ठीक है, W1 माइनस W2 बटा में W1 प्लस W2। अगर मैं इसकी 0 कर देता हूँ किसी भी एक की तो 0 होगा और W1 से W1 कैंसिल होगा, बचेगा √3। √3 की जो वैल्यू होगी tan की वो 60 डिग्री पर होगी और पावर फैक्टर जब अपने निकालेंगे तो cos फाई करके निकालेंगे और cos 60 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो सी जो होगा वो बिल्कुल अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, आपके पास एम्पियर मीटर है, उसकी रेंज को बढ़ाना है तो आपको बताना है उसके लिए क्या करेंगे। कम मान का प्रतिरोध सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, गलत होगा। उच्च मान का समांतर में जोड़ेंगे तो जो समांतर में जोड़ा उसमें धारा जाएगी नहीं। कम मान का प्रतिरोध समांतर में जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है। ये अपने पास मान लीजिए मीटर है और इसके समांतर में अपने काम क्या करेंगे, निम्न मान का जोड़ेंगे ताकि इसके अंदर करंट फ्लो हो। तो इस क्वेश्चन का सी इसका क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो परमानेंट मैग्नेट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें डैम्पिंग टॉर्क आपसे पूछा गया किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। एयर फ्रिक्शन होगा, थर्मल इफेक्ट होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा या डिगन। तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से, यहाँ एल्यूमिनियम की डिस्क होती है और यहाँ अपने पास इस तरीके से होता है और ये, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये अपने पास होगा, या एल्यूमिनियम का फर्मा होगा, बॉबिन होगी उस पर फर्मा होगा। तो ये फर्मा काम क्या करता है, एडी टॉर्क उत्पन्न करेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर अपने देखें तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, अगर मेगर के टर्मिनल ओपन है तो उसकी रीडिंग क्या होगी। ये मान लीजिए अपने पास मेगर है और इसकी अगर मैं रीडिंग देखूँ तो यहाँ अनंत होगा और यहाँ क्या होगा, 0। तो अगर आपको पता है कि ओपन सर्किट होगा तो ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होगा, मतलब मेगर मीटर जो रीडिंग देगा वो क्या देगा, अनंत देगा। तो यानी कि ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि चलायमान कुंडली, चलायमान कुंडली का मतलब क्या रहेगा, अपना मूविंग कोयल रहेगा। और मूविंग कोयल अपने को पता है ये हमेशा कौन सी सप्लाई का मेजरमेंट करेगा, एसी धारा का मापन नहीं करता, एसी डीसी दोनों का भी नहीं करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी की धारा नहीं, यानी कि एसी की बात कर रहे हैं वो भी नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, डिस्क धारा का मेजरमेंट करेगा। तो मूविंग कोयल यानी कि चलायमान कुंडली जो होगा वो केवल डीसी पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विसर्पण की घटना घटित होती है, यानी कि जो क्रिम्पिंग फॉल्ट होगा वो किस में होगा, वोल्ट मीटर में होगा, वाट मीटर में होगा, एनर्जी मीटर में होगा या वोल्ट मीटर में होगा। तो यहाँ से अपने को पता है कि जो क्रिम्पिंग फॉल्ट होगा वो नो लोड पर होगा, पहली बात याद रखोगे। दूसरा मीटर एनर्जी मीटर में होगा और चकती जो होगी वो घूर्णन करती रहती थी, ठीक है, अब तो यूज़ नहीं होते ये मीटर। अगला आपको बताना है कि वाट मीटर किस चीज़ का मेजरमेंट करेगा, अपरेंट पावर का नहीं करता, कुल शक्ति नहीं करेगा, प्रतिघाती का भी नहीं करेगा, ओनली किसका करेगा, वास्तविक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, अपना डी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है।
अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 3 वोल्ट मीटर है और 120 वोल्ट की डीसी सप्लाई से जोड़ दिया, तो उसकी अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो आपको ये बताना है कि इनके द्वारा जो मापी जाने वाली वोल्टेज होगी वो क्या होगी। तो अपने को एक काम करना पड़ेगा, पहले इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकालिए, वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, तो इसका जब आएगा अपना आएगा 502 200 किलो ओम, ठीक है, 200 किलो ओम इसका होगा। अगला दे रखा है 250 ओम प्रति वोल्ट है और 100 वोल्ट पर। तो 1 वोल्ट पर अगर 250 ओम है तो 100 वोल्ट पर कितना होगा अपना, इसका जब करेंगे तो 500, ठीक है, इसका 20 किलो ओम आएगा, इसका 20 किलो ओम आएगा और इसका आएगा 25 किलो ओम, और नीचे वाले का आपको 15 दे ही रखा, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। पहली बात तो देखो, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है तो तीनों की रीडिंग अलग अलग होगी। तो पहला आप लोग यहाँ से भी ट्रिक लगा सकते हो, ये 40-40-40 है, ये हो नहीं सकता, ये 30-60-30 है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 वैल्यू सेम है, इसमें भी 2 वैल्यू सेम है, और नीचे वाला आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप लोग आंसर निकालना चाहते हो तो ये 20 था, ये 25 था और ये 15 था। 5 के बड़े से काटिए, 4 पर जाएगा, 5 पर जाएगा 3, तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 के 10 टुकड़े करने, 120 के टुकड़े करने, तो एक टुकड़ा जो आएगा वो 10 का आएगा। इसकी रेटिंग 40 होगी, इसकी 50 होगी, इसकी 30 होगी। तो ये इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिकल की अगर आपको इसकी कोई PDF चाहिए या किसी भी प्रकार का मटेरियल चाहिए तो आप लोग बीच ऐप एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमारे द्वारा तो चक्रव्यूह सीरीज जो चलाई गई है इसी तरीके से क्वेश्चन है, जहाँ से आपको क्वेश्चनों पर कन्फ्यूज़ किया जाता है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा डेली टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो कोर्स चल रहा है उसको भी अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।